हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स स्टॉप। सो जनवरी का मंथ जो है वो हमारा 2021 का पूरा हो चुका है। मेनली जो हमें ईपीएफओ के लिए फोकस करना था वो 2020 के करंट अफेयर पे करना है, बट फिर भी हम कुछ प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ये पूरा कंपाइलेशन है जनवरी में जो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के फैक्ट्स आए थे उनके ऊपर। हिंदी और इंग्लिश दोनों ये वीडियो होने वाली है, मतलब दोनों का कंटेंट आपको मिलेगा। पहले एक ही वीडियो में मैं ये कवर करने वाली थी, बट बिकॉज दोनों कंटेंट है मीडियम के तो इस वजह से इसके दो पार्ट हैं, एक आज और एक कल आएगा उसका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आकाश एनजी मिसाइल जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डीआरडीओ जो है उन्होंने आकाश एनजी मिसाइल को लॉन्च किया है और कहाँ से किया है? कोस्ट ऑफ ओडिशा से किया है। ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ मिसाइल है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब कि सतह से ये हवा में जाती है। और उसी के साथ ये थोड़ा हिंदी कंटेंट भी साथ के साथ देख लेते हैं। ये बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो है भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग के लिए ऊंचाई से हमला करने वाले कम आरसीएस हवाई खतरों को रोकना है। ये इसका काम है। हिंदी लैंग्वेज में मैंने उद्देश्य इसलिए बताया ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं कला उत्सव के बारे में। तो कला उत्सव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है, जिसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर आता है और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो एजुकेशन के अंदर आर्ट्स होती है उसको प्रमोट करने की बात कही गई है। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनका आर्टिस्टिक टैलेंट है वो सेकेंडरी स्टेज पे ले जाके उसको शोकेस किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा। तो ये कला उत्सव का है जिसमें देश में माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा का पोषण और प्रदर्शन करके शिक्षा में कला को प्रोत्साहन प्रदान करना है। किसके अंदर? शिक्षा मंत्रालय के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं भारत पर्व 2021। तो ये एक मेगा इवेंट है जो कि हर साल रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के साथ जो है वो कंसाइड करता है, उसके साथ होता है। इसको 2016 में शुरू किया गया था और ये जो इवेंट होता है ये बेसिकली हम सबके अंदर जो है एक देशभक्ति की भावना को जगाता है, कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करके। और ये किसके थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के थ्रू लॉन्च किया जाता है। तो भारत पर्व क्या है? गणतंत्र दिवस के समारोह के साथ ही एक बड़ा कार्यक्रम है। 2016 में इसकी शुरुआत की गई, पर्यटन मंत्रालय के अंदर इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रिपब्लिक डे से रिलेटेड हमारा ये है कि कौन सी ऐसी रिपब्लिक डे कौन सी ऐसी आर्मी थी कौन सी कंट्री की जिसने कि रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था। ये मैंने एमसीक्यू में भी दिया था कल ही वाले में आपको। तो यहाँ पे 122 मेंबर्स जो आर्मी के थे उन्होंने हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था। क्यों किया था? क्योंकि 1971 में जो लिबरेशन वॉर हुई थी बांग्लादेश की, उसमें इंडिया ने हेल्प किया था बांग्लादेश का और उसकी 50th एनिवर्सरी थी। इस वजह से बांग्लादेश की जो आर्मी थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे आपको दो इवेंट्स के बारे में ध्यान रखना है, इसको हिंदी में देख लेते हैं अगर वो वाला कंटेंट हमने इंग्लिश में देखा है तो बांग्लादेश की नौसेना के युद्ध के दौरान समुद्री बंदरगाहों और नदिया बंदरगाहों, मतलब कि जो पोर्ट्स थे वहाँ पे, तो दुश्मन के 26 जहाज़ों को नष्ट करते हुए ऑपरेशन जैकपॉट को सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। तो ऑपरेशन जैकपॉट आपको याद रखना है कौन सी कंट्री के अंदर हुआ था? बांग्लादेश के अंदर हुआ था। और क्यों हुआ था? कि जो वहाँ पे पोर्ट्स थे, मतलब जो शिप्स थे, 26 एनिमी शिप्स जो थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया था बांग्लादेश नेवी के थ्रू। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे है कि बांग्लादेश एयरफोर्स ने किलो फ्लाइट के रूप में भारत के दीमापुर में से बेस से दुश्मन के ठिकानों पर 50 असफल हमले किए थे। तो ये वाला बेस भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट देखते हैं पहले सब्सक्रिप्शन को। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ग्रो हो और हम आपके लिए और सोर्सेज लाते रहें। अब हम देखते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन के बारे में। देखिए क्या होता है कि आप मान लीजिए एक पेन खरीदने जाते हैं तो दो पेन आपको मार्केट में मिलते हैं। एक कंपनी का पेन जो है वो 4.5 रुपये का आपको मिल रहा है और ये 5 रुपये का मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? 50 पैसे का प्राइस कॉम्पिटिशन है, मतलब कि पैसों के जो टाइम पे मुकाबला होता है किसी भी प्रोडक्ट का वो होता है प्राइस कंपटीशन। उसके अलावा जब उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और चीज़ें जो है प्रमोशन हो रही है, वहाँ पे जो कंपटीशन होता है उसको हम नॉन प्राइस कंपटीशन कहते हैं। तो यहाँ पे कंपनीज जो हैं वो बेनिफिट्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा सर्विसेज होते हैं, जैसे गुड वर्कमैनशिप प्रोवाइड कर रही है अपनी कंट्री के अंदर, जो उनकी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो प्राइस के ऊपर नहीं जा रहे पर क्वालिटी के ऊपर जा रहे हैं। तो जब इन चीज़ों के अंदर कंपटीशन होता है तो उसको नॉन प्राइस कंपटीशन कहा जाता है। यहाँ पे जो मार्केट गेन शेयर करना चाहती है वो कंपनी, वो अपने प्राइस को रिड्यूस करके नहीं करना चाहती बल्कि और सारी सर्विसेज के थ्रू करना चाहती है। वहीं पे नॉन प्राइस कंपटीशन जो होता है
वो बेसिकली क्यों अडोप्ट किया जाता है, ताकि जो एक प्राइस वॉर होती है उसको प्रिवेंट किया जा सके और एक प्राइस कट जो है वो हर प्रोडक्ट का ना हो, ताकि इसमें तो क्या हो गया बेसिकली कि किसी को भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा अगर प्राइस कट करते रहेंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए नॉन प्राइस कंपटीशन किया जाता है। वहीं पे डाटा प्राइवेसी जो है, ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है, ये अब नॉन कंपटीशन प्राइसेस के अंदर आता है, नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर आता है डाटा प्राइवेसी की कौन सी कंपनी आपके डाटा को कितना प्रोटेक्ट कर रही है। हिंदी में वही चीज़ है गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा, जो उन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को संदर्भित करती है जो कीमतों को प्रभावित नहीं करने वाली सभी सुविधाएं और उपाय के साथ साथ लाभ, अतिरिक्त सेवा, अच्छी कारीगरी, उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो संदर्भ है वही डाटा प्राइवेसी का दे रखा है, डेटा गोपनीयता का। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेस एक्स लॉन्चेस 143 सैटेलाइट्स ब्रेक वर्ल्ड स्पेस रिकॉर्ड। तो बेसिकली क्या है कि 2017 फरवरी के अंदर जो है 104 सैटेलाइट्स जो थी वो स्पेस एक्स ने लॉन्च की थी। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और 143 सैटेलाइट्स जो है वो अब एक साथ लॉन्च की गई है। ये जो मिशन है इसके लिए जो व्हीकल यूज़ किया गया था वो फैल्कन 9 किया गया था और इस मिशन को ट्रांसपोर्टर 1 का नाम दिया गया था। ये जो है फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन है ऐसा जिसमें कि स्पेस एक्स का स्मॉल सेट राइड शेयर प्रोग्राम जो है वो भी साथ के साथ इंक्लूड किया गया है, जो कि स्मॉल सैटेलाइट कस्टमर्स को अलाउ करता है कि आप भी आके यहाँ पे अपने ऑर्डर बुक कर सकते हैं और अपने सैटेलाइट्स को स्पेस में भिजवा सकते हैं। तो ये इसका हिंदी में हो गया कि 2017 में 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड बनाया था, पर अब 143 उपग्रहों को भेजा है। नाम दिया गया है इसको ट्रांसपोर्टर 1 का और ये स्मार्ट सेट राइड शेयर प्रोग्राम मिशन के को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल वोटर्स डे के बारे में। तो 25 जनवरी 2021 को यह मनाया जाता है और इसका जो थीम था अब की बार वो था मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म। क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी 2021 को? क्योंकि यहीं पे जो था फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन हुआ था 25 जनवरी को और 1950 के अंदर 2011 से जो है हम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हिंदी में ही वही कंटेंट आ गया है कि मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। थीम है इसकी मेकिंग ओवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड और ये 1950 से फाउंडेशन डे जो था उसके फाउंडेशन डे के स्थापित करने के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है 2011 से। नेक्स्ट देखते हैं श्रम शक्ति डिजिटल डाटा सॉल्यूशन। तो ये एक लॉन्च एक जो है कंबाइंड एफर्ट है किसका, ट्राइबल अफेयर्स का और गोवा की गवर्नमेंट का। ये एक नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है जो बेसिकली स्मूथ फंक्शनिंग प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, प्रवासी जो मजदूर होते हैं उनके लिए नेशनल और स्टेट लेवल प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जा सकता है। तो यह प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कार्यक्रमों के सुचारू संचालन हेतु एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल है जिसको कि जनजातीय कार्य मंत्रालय और गोवा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के बारे में। डीआरडीओ ने ही इसको लॉन्च किया है। यहाँ पे बेसिकली जो है इंडिजिनियसली डेवलप है ये वाली वेपन जो है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। उसी के साथ इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन दैट इज सोका, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के थ्रू जो है ओडिशा कोस्ट से लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली एक ऐसा एयरफील्ड वेपन है जो कि 125 किलो का है, क्लास स्मार्ट वेपन की कैटेगरी के अंदर आता है और वहीं पे जो ग्राउंड एनिमी एयरफील्ड एसेट्स होते हैं ये उनको एंगेज करके डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कि रडार्स हो गए, बंकर्स हो गए, टैक्सी ट्रैक्स हो गए और इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर है। तो डीआरडीओ के थ्रू ये लॉन्च हुआ है, 100 इसका नाम दिया गया है और उसी का स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 125 किलोग्राम श्रेणी का स्मार्ट हथियार है जो कि स्थल पर शत्रु की एयरफील्ड संपत्तियों जैसे रेडार, बंकर, टैक्सी ट्रक और रनवे को 100 किलोमीटर की दूरी से निशाना बना सकता है। नेक्स्ट देखते हैं स्पाइस बोर्ड के बारे में जिसको कि मसाला बोर्ड भी कहा जाता है। तो स्पाइस बोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसको 1987 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कौन सी एक्ट के अंदर किया गया था? कॉन्स्टिट्यूट 1987 के अंदर किया गया था, बट स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 के अंदर इसको किया गया था जब कार्डेमम बोर्ड और जो स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। तो स्पाइस बोर्ड जो है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर जो कमोडिटी बोर्ड्स 5 होते हैं उनमें से एक है और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि 52 शेड्यूल जो स्पाइसेस होते हैं और जो लार्ज और स्मॉल स्केल पे कार्डेमम मतलब इलायची का जो उत्पादन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो स्पाइस बोर्ड दैट इज मसाला बोर्ड, ये यही वाला फीचर आ गया कि 1986 के मसाला बोर्ड अधिनियम के अंदर ये बनाया गया था वर्ष 1987 के अंदर और वहीं पे ये वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाले 5 कमोडिटी बोर्ड में से एक है। यह एक स्वायत्त निकाय है, मतलब कि ऑटोनोमस बॉडी है जो
52 अधिसूचित मसालों के प्रचार तथा छोटी और बड़ी इलायची के विकास के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट देखते हैं तेजस के बारे में। तो तेजस जो है वो एक सिंगल सीट सिंगल जेट इंजन मल्टी रोल लाइट फाइटर है, ये वाला पॉइंट याद रखना है। ये स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स के अंदर, और इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के थ्रू। ये जो है बेसिकली डिफरेंट लेयर्स ऑफ सरफेस के ऊपर काम करता है, जैसे ये एयर टू एयर भी ऑपरेट करता है, ये एयर टू सरफेस भी ऑपरेट करता है, प्रिसीजन गाइडेड है ये, और स्टैंड ऑफ वेपनरी के अंदर भी काम करता है। तो यही देख लिया हमने, सिंगल सीट सिंगल जेट इंजन है, वहीं पे ये इसे हवा से सतह मार करने वाले सुनिश्चितता निर्देशित और मुठभेड़ में प्रयुक्त होने वाले हथियारों को जानने के लिए डिज़ाइन किया गया है, किसके थ्रू, HAL के थ्रू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्पिंट्रोनॉनिक्स के बारे में। अगर 10th क्लास में आई डोंट रिमेंबर कि वो था या नहीं था, बट 11th-12th में था, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इस तरीके से जो थे ऐसे आपसे कॉलम्स बनवाए जाया करते थे, और उसके अंदर जो है आया करता था S-P-D-F ऐसे ब्लॉक्स आया करते थे, और इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स के अंदर जो है आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरने होते थे। जो साइंस बैकग्राउंड के वो तो समझ ही रहे होंगे इस चीज़ को। तो बेसिकली क्या होता था कि ये जो बैंड हुआ करता था, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का बैंड होता था, उसके अंदर जो है ये हुआ करते थे, स्पिन हुआ करते थे। तो ये जो स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसकी जो स्टडी होती है उसको स्पिंट्रोनॉनिक्स कहा जाता है, ठीक है। ये एक बेसिकली इंट्रिंसिक स्पिन की स्टडी है इलेक्ट्रॉन्स के, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट से जुड़ी होती है। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन का जितना मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसके अंदर उतनी ही स्पिन्स ऐसे भरे जाया करते थे। ये हमारे 11th-12th की केमिस्ट्री के अंदर थे। अभी ये न्यूज़ में है, इस वजह से बस आपको बेसिक्स इसका पता होना चाहिए, डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं जाना है। तो यहाँ पे बेसिकली एक फिनोमिना हुआ करता था जिसको रशबा इफेक्ट कहा करते थे। यहाँ पे बेसिकली ये जो स्पिन बैंड थे, जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि ये इस तरीके से हुआ करते थे, तो जब एक ये जो 2 डब्बे हैं इसमें एक ये स्प्लिट हो गया, एक इधर स्प्लिट होके चला गया, तो ये जो फिनोमिना हुआ इसको क्या कहते थे, रिशाब इफेक्ट कहा करते थे, जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर जो स्पिन बैंड होते थे उनकी स्प्लिटिंग हुआ करती थी। और जो रशबा इफेक्ट है इसको रशबा ड्रेसलोस इफेक्ट भी कहा जाता था, जो कि एक मोमेंटम डिपेंडेंट स्प्लिटिंग हुआ करती थी स्पिन बैंड की। यही जो है हिंदी में दे रखा है कि स्पिंटोनिक्स क्या है, जिसे स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में भी माना जाता है। ठोस अवस्था वाले उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक के आंतरिक स्पिन और इसके संबंध चुंबकीय क्षण के अलावा इसके मूलभूत इलेक्ट्रॉनिक आवेश का अध्ययन है, जिसको रशबा इफेक्ट या राशबा ड्रेस होलस इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कोविन के बारे में। तो देखिए अभी जो है बहुत सारी वैक्सीन्स के नाम आए थे, बहुत सारे ऐप्स आए थे, तो उसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कोविन क्या है। अभी हमें पता है हमारी कंट्री के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो ये एविन जो है उसका ही एक्सटेंशन है। ये एक बेसिकली क्लाउड बेस्ड IT सॉल्यूशन है, ये आपको याद रखना है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए और वैक्सीन पे या किसी ऐप के ऊपर टिक कराएं। तो ये क्लाउड बेस्ड IT सॉल्यूशन है जिसमें कि ये देखा जाएगा कि कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है उसकी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन इंडिया के अंदर किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीजों को रेगुलेट करेगा। तो कोविन क्या है, ये टीकाकरण की योजना कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक क्लाउड आधारित IT समाधान है। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं आज का करंट अफेयर। तो वेनेडियम जो है वो एक मटेरियल होता है जो कि हमारे मिलता है दूसरी कंट्रीज़ में। फर्स्ट टाइम जो है वो इंडिया के अंदर पाया गया है, इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। तो यहाँ पे जो वेनेडियम है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना नहीं है कि कौन से रॉक्स में पाया गया है, बस आपको याद रखना है कि वेनेडियम कहाँ पर पाया गया है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया गया है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो वेनेडियम के डिपॉजिट्स है वो इंडिया के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं, आज से पहले नहीं देखे गए थे। तो वेनेडियम जो होता है वो एक हाई वैल्यू का मेटल होता है जो कि स्टील और टाइटेनियम के अंदर मिला के मजबूत उसको और ज़्यादा किया जाता है, स्टील और टाइटेनियम को और ज़्यादा मजबूत किया जाता है। इंडिया जो है वो 4% जो है वेनेडियम को कंज्यूम करती है, मतलब कि ग्लोब में 2017 के अंदर जितना वेनेडियम प्रोड्यूस हुआ था उसका 4% जो था वो इंडिया ने कंज्यूम किया था। अगर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो चाइना जो है वो 57% ऑफ वेनेडियम को प्रोड्यूस करती है, और उसी के मतलब जो अपना प्रोडक्शन करती है उसी का 44% जो है वो कंज्यूम भी करती है। लार्जेस्ट डिपॉजिट जो देखने को मिलते हैं वेनेडियम के वो चाइना के अंदर देखने को मिलते हैं, उसके बाद रशिया के और फिर साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी को हम हिंदी में देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के डेपो और तमांग क्षेत्रों में
जो है वेनेडियम की उच्च मात्रा पाई गई है। ऐसा भारत में पहली बार हुआ है, ऐसी पहली रिपोर्ट आई है। वेनेडियम को काफ़ी महंगी धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। वर्ष 2017 में जिसमें कुल 4% का भारत में उपयोग किया गया था वेनेडियम का। वहीं पे चीन में विश्व के 57% वेनेडियम का उत्पादन किया जाता है इसके द्वारा 44% धातु का उपयोग किया गया है। और जो वेनेडियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, चाइना में, रूस में और फिर दक्षिण अफ्रीका में। तो अभी आपने जो वीडियो देखी है उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो स्प्रेड हो और आपको भी इससे बेनिफिट हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।